हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। देखिए, आज हम यहाँ पर अनुपात समानुपात की 7वीं क्लास करेंगे यहाँ पर। और अब इससे पहले हमने सारी क्लासेस को हमने कर रखा है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पेशल क्लासेस भी इस चैप्टर से बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर हम इस क्लास में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में भी मिसलेनियस ही करेंगे। तो जो भी प्रश्न यहाँ पर ऐसे थे जो बच गए थे, बाकी हमने जो टॉपिक वाइज ले लिया था, एक जैसे प्रश्नों को कई क्लासेस में ले लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 7वीं क्लास, और अनुपात समानुपात की 7वीं क्लास है। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, a का 0.3, a का की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई 0.3 बराबर है v का 0.25 बराबर है c का 1/5। तो ABC का अनुपात पूछा गया है। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ से दशमलव हटा के 2 0 आएंगे। इसको हम 3a/10 अभी इतना ही लिखा रहने देते हैं, और इसको हम b/4 लिख सकते हैं। 25 चौका 100, बात समझ में आ रही होगी। c/5, और देखिए इन सबको अगर हम बराबर 1 मान लें, देखिए दिक्कत क्या है, ऐसा है यहाँ पर हमें ABC का अनुपात पूछा गया है। अगर हमसे ABC का अनुपात पूछा है तो हमें a का मान निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मत करिएगा कि a का मान यहाँ से 3/10 ले लिया, b का मान 1/4 ले लिया, c का मान 1/5 ले लिया। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो है सब बराबर में दे रखे हैं। और अगर हम इन सबको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लें, किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लें, तो कांस्टेंट में आप a b c d के कुछ भी, ABC तो यहीं दे रखा है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 1 मानने से थोड़ा और आसान सा लगता है। 1 हमने मान लिया, तो 3a/10 बराबर अगर 1 लगाएंगे, इसको छुपा लीजिए, 3a/10 बराबर 1 लगाएंगे तो a का मान कितना आएगा, 10/3, ठीक है। और b/4 बराबर जब 1 लगाएंगे तो v का मान क्या आएगा, 4/1, और c का मान आ जाएगा 5/1, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि बटे में 3 एक जगह दे रखा है। तो ये बटे वाला 3 जब हम हटाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना होता है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, या फिर अगर अकेले में ही दिया है तो वही उसका एलसीएम होता है। तो आप ऐसा करिए, ऊपर हर संख्या में 3 से गुणा कर दीजिए, जिससे ये 3 आपस अपने आप ही कट जाएगा। तो अनुपात रह जाएगा 10:12:15, और यही आपका आंसर भी होगा पहले प्रश्न के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो ठीक लग रही है तो कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही दिया करें, और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, लगातार आपने क्लास ली है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, देखिए x बराबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वैसे ये बिल्कुल भी लिखने लायक प्रश्न नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ सकता है। यहाँ से सीधा सीधा आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन दिया होगा तो बिल्कुल सीधा बिना कलम चलाए आएगा। मैं करके भी बताऊंगा आपको। y बराबर क्या है, देखिए y बराबर है आपका 1/2, और यहाँ पर z है, तो x, y और z का मान यहाँ से पूछा हुआ है। देखिए अगर इस y को उठा लें हम यहाँ पर, तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। अगर इस z को इधर उठा लें तो y और z का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और यहाँ से x y z निकालने के लिए हम 1:3 1:2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वाला 1 यहाँ आएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, तो 1:3:6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैंने कहा था कि बिना कलम चलाए हम इसको कर सकते थे, तो बात एक ही थी। y को जब आप इधर लाएंगे तो x y का अनुपात 1:3 हो जाएगा। जरा देखिए x y का अनुपात 1:3 है, नजर आ रहा होगा। z को जब इधर उठाएंगे तो y और z का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ये देखिए y z का अनुपात 1:2 है कि नहीं है तो फिर यही आंसर सही है। कलम चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी आपके लिए, लेकिन बस यही है कि आप सोचो कि हाँ ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा, मैं कलम नहीं चलाऊंगा, ऐसे ही कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस ना करें, कम से कम एक सवाल को 5 से 6 बार
जब तक आप नहीं कर लेते। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप 5 से 6 बार एक दिन में आपने सारे चैप्टर को कर लिया, 6 बार कर लिया, तो ऐसा भी नहीं होता। आप अभी करिए, अगला चैप्टर जब हो जाए उसके बाद फिर करिए, तो करीब 1 महीने में आप 5 से 6 बार करिए और उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। उस तरह का जो प्रश्न है वो आपको रट सा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यहां से लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए देखें तीसरा प्रश्न, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। ये बहुत अच्छा सवाल है। किसी एक संख्या को हम मान लेते हैं x है और कोई जो दूसरी संख्या की बात हो रही है वहां पर हम y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का जो योग है ये कितना है, पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 के बराबर है। दोबारा से इस बात को पढ़ लीजिए, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का जो योग है वो कितना है, पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, मतलब 2/3 के बराबर है। तो यहां से अब आप क्या करोगे, देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा क्योंकि ये 2/3 गुणा में है। तो और दूसरी बात ये कि यहां पर भी एलसीएम 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा, दोनों जगह इक्वल है, ऊपर की संख्याओं पे कोई फेरबदल नहीं होगा। जब एलसीएम समान है तो ऊपर से भी आप 5x + 4y लिख लोगे, यहां पर 6x + 8y लिख लोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, 100 से 100 ये आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए 2/3 है यहां पर, तो ये जो बटे वाला 3 है ये दूसरी साइड में गुणा कर देता है जाकर के। तो 5x का गुणा 3 से होगा, कितना हो जाएगा, 15x। 3 का गुणा 4x से होगा तो ये हो जाएगा 12y, और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 12x + 16y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को एक तरफ ले जाएंगे, y को एक तरफ ले जाएंगे। तो इस 12 को इधर लेके आएंगे तो 15 से 12 गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। ये 12 इधर जाएगा तो 16 से 12 गया तो क्या बचेगा, 4y। पूछा गया है x और y का अनुपात, मतलब पहली और दूसरी का अनुपात। तो x बटे में हम y को ले आए। देखिए यहां पर भी गलती हो जाती है, लास्ट में आते आते बच्चा गलती कर देता है, x और y का अनुपात 3-4 लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। x यहां पर है, y को आप इधर उठा करके लाइए, 4 तो अभी यहीं पे रह गया है, और इस 3 को उठा करके इधर ले जाइए, तो ये आपका आंसर बनता है। गलती करने का तो कोई पता ही नहीं है, कहां कहां आप गलती कर सकते हो। गलती करने के चांस बहुत आते हैं, सही करने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो प्रश्न है चौथा, इस प्रश्न को ले लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, अभी सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं ऑफलाइन वाले, तो इन लोगों में से किसी एक ने पूछा था, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, जरा देख लीजिए इसको। एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई और उसके व्यास के वर्ग के गुणनफल पर निर्भर करती है। मतलब किसी सिक्के की अगर हमें मोटाई उसकी जो कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी मोटाई तथा उसके व्यास का वर्ग करेंगे, व्यास का वर्ग करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, गुणा किससे कर देंगे, उसकी मोटाई से, तो उसका हिस्सा निकल आएगा, कह सकते हो उसका अपना अनुपात निकल आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले वाले की मोटाई गुणा उसका व्यास r मान लेते हैं, r का स्क्वायर, और दूसरे वाले की मोटाई और उसका जो r है, देखिए इसको r1 r2 कह दीजिए, मोटाई गुणा जो उसका व्यास है उसका वर्ग, दोनों का गुणनफल, और ये भी देखिए दोनों का गुणनफल हमने कर दिया। फिर उन्होंने बोला है कि पहले सिक्के से, मतलब जो दूसरे सिक्के की कीमत है वो पहले वाले की दुगनी है, मतलब इस वाले से ये वाला दुगना है, तो हम बराबर 1/2 के लगा सकते हैं। देखिए पहले वाले की कीमत से दूसरे वाले की दुगनी है, तो पहले की कीमत ये अगर हमने 1 के बराबर मान ली तो दूसरे की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि उसने कह रखा है पहले की जो कीमत है वो दूसरे की जो कीमत है वो पहले वाले से दुगनी है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे
कि हमने यहाँ पर मोटाई का और वर्ग जो किया है, व्यास का वर्ग किया है। जैसा कि उन्होंने बोला था, एक सिक्के की कीमत उसकी मोटाई तथा उसके व्यास का वर्ग, इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब मोटाई का अनुपात यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया है, 8:9 दिया है। तो यहां से देखिए 8/9, मतलब पहले वाली मोटाई को 8 लगा दीजिए, दूसरी वाली को 9 लगा दीजिए, और R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर तो आपसे पूछ ही रखा है। तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 इधर चला जाएगा और ये 8 दूनी 16 बन जाएगा। तो R1 और R2 का जो अनुपात रहेगा वो आप कह सकते हो, इधर स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये 3:4 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। और आखिरी प्रश्न है यहाँ पर इन प्रश्नों में से, इसको भी देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रश्न पढ़ लीजिए। 800 रुपए की राशि को आबासा में कुछ इस प्रकार बांटना है कि आ के भाग का 1/9 कितना है, 1/9 है। आ के भाग का 1/9, बा के भाग का 1/5 और सा के भाग का 1/2 आपस में बराबर है। देखिए, आ के भाग का 1/9, बा के भाग का 1/5 और सा के भाग का 1/2 आपस में कैसा है, बराबर है। तो आ बताना है, आ की वैल्यू बतानी है, जबकि हमें रुपया कितना बांटना है, 800 बांटना है। तो सबसे पहले हमें आबा सा का हमारे पास अनुपात होना चाहिए, आ बा और सा का अनुपात होना चाहिए। तो यहां से देखिए, अगर बराबर 1 रखते हैं तो आ बराबर क्या आएगा, मतलब A/9 बराबर 1, इसका मतलब A बराबर 9 एकम 9। तो सीधा सीधा अनुपात यहां से निकल आएगा ये। ठीक है, सीधा सीधा अनुपात 9:5:2 हो जाएगा। और 9:5:2 का मतलब हुआ, अब 800 रुपए को आप 9×5=14, 16 हिस्सों में आप डिवाइड करोगे तो 16×5 80, यानी एक हिस्सा 50 रुपए के बराबर आएगा। अगर एक हिस्सा 50 रुपए के बराबर है तो आग की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, यानी कि 9 हिस्से बताने हैं। तो 9×5 45, यानी 450 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे आपने कर लिए हैं। और अगले प्रश्न में अभी और ले लेता हूं यहाँ पर। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए, इस क्लास का अगला जो प्रश्न है, 6ठा प्रश्न है यहाँ पर। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। देखिए, लड़कियां और ये लड़के, 3/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के कितने होंगे, जरा इस बात को देख लें। 3/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टोटल अगर 5 हिस्से हैं तो उनमें से 3 हिस्से क्या है, लड़कियां हैं। टोटल 5 हिस्से हैं जिनमें से 3 हिस्से लड़कियां हैं। इसका मतलब टोटल 5 में से 2 हिस्से क्या होगा, लड़के होंगे। ठीक है, तो ये बात यहां से आपने लिख ली है। किसी कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं तो 2/5 लड़के हो जाएंगे। और आगे कहा जा रहा है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, देखिए जरा यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 2/9 अनुपस्थित है और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो पूछा जा रहा है बताइए उपस्थित कितने हैं। तो देखिए यहां पर भी हम इसको एकदम सॉर्ट कर सकते हैं। अगर इन लोगों का, जितने भी हैं, अगर इनका 2/9 भाग अनुपस्थित है, यानी 9 में से 2 हिस्से अगर अनुपस्थित हैं तो 7 हिस्से उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। और यहाँ पर इसी तरह से 4 में से अगर 1 भाग अनुपस्थित है तो 3 भाग उपस्थित होंगे। और आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि इतने लोग, इतनी लड़कियाँ उपस्थित हैं और इतने लड़के उपस्थित हैं। तो देखिए 3 से इसको काटिए, 3 आएगा, 2 से इसे काट दीजिए, तो 7/15 प्लस 3/10। एलसीएम ले लेंगे 30, 15 दूनी 30 और 2 सत्ते 14, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 14 और 9 23 हो गया बटे 30। यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, अगला 7वां आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि जब
कागज उसमें भरे हुए हैं, तो कागज का और बक्सों का दोनों का वजन 36 किलोग्राम होगा। उसमें कागज भी भरे होंगे और खाली बक्सा जो है वो भी तो अपना कुछ वजन रखता होगा, तो दोनों का वजन जो है वो 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार का अनुपात कितना है, देखिए बक्सा जो खाली है, बक्से का भार 3 और कागज जो है वो कितने हैं 22, यानी 3 और 22 का अनुपात है। तो बताइए उन कागजों का भार कितना है। तो देखो एक बात बिल्कुल सिंपल है, वो भी ग्राम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो 36 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 36 किलोग्राम से 36,000 ग्राम हो जाएगा। और ये जो है कितने हिस्सों के बराबर होगा, तो ये होगा 22 हिस्से कागज और 3 हिस्से का आपका खाली बक्सा, यानी 25 हिस्सों के बराबर होगा। गुणा आपको किससे कर देनी है, 22 से, क्योंकि आपको सिर्फ कागजों का भार बताना है और यहां से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार दोबारा समझ लें, 36 किलोग्राम को हमने 36,000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 36,000 ग्राम है ये खाली बक्सा और कागज यानी 25 हिस्सों के बराबर है। तो 25 से इसको डिवाइड करके हमने क्या किया, एक हिस्सा निकाल लिया और इस एक हिस्से का मल्टीप्लाई 22 से कर दिया, क्योंकि कागजों का भार पूछा है और कागज कितने हैं 22 हिस्सों के बराबर है। तो यहाँ से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और देखिए अगला जो प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर, ऐसा प्रश्न अक्सर एसएससी जैसे जो प्रश्न पत्र होते हैं, एसएससी चाहे वो 10+2 हो, मल्टीटास्किंग हो, सीजीएल हो या सीपीओ एसआई हो, तो इस तरह का, या सीपीओ कांस्टेबल यानी एसएससी जीडी हो, तो इस तरह की जो वैकेंसी आती हैं इनमें ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है। तो देखिए यहाँ पर 8वां जो आपका प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। दो संख्याओं में 2-3 का अनुपात है। दो संख्याओं में भाई कितना अनुपात है, 2-3 का अनुपात है। तो ऐसा करते हैं, इसे 2x मान लेते हैं, इसे 3x मान लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आगे उसने दिया है यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए। तो अगर हमने 2 और 3 माना होता और हर एक में 3 जोड़ दिया होता तो ये निरर्थक हो जाता। सीधी सी बात है, अनुपात जो होता है, अनुपात में कुछ तो मानोगे कि ये अनुपात बना कैसे। मान लीजिए ये 20 और 30 था तब ये 2-3 बना, या ये 200-300 था तब ये 2-3 बना, क्या पता आपको कैसे बना। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं x है। और इस तरह से आपका ये कह रहा है कि अब हर एक में 3 जोड़ दिया जाए तो इनका जो अनुपात है वो 3-4 हो जाता है। देखिए अब आपका आंसर आने वाला है, हर एक में 3 जोड़ने पर इनका अनुपात 3-4 हो जाता है। संख्याओं का योग बताइए। आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 4 दूनी 8x और 4 तिया 12 बराबर 3 तिया 9x और 9, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 8 और 9, तो 8 वाला 9 की तरफ जाएगा, 1x बचेगा, और ये इधर आएगा तो 3 बचेगा, मतलब 12 से 9 चला गया तो 3 बचेगा। तो x का मान 3 हो गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, बताइए कि संख्याओं का योग कितना है, और आपको तो पता है कि संख्याओं का योग कितना है 5x, ठीक है। तो 5 तिया 15 आपका यहाँ से आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या टाइम हुआ है लगभग 18। 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर सॉरी। देखिए अगले प्रश्न यहाँ पर, आखिरी प्रश्न इस वीडियो के, यहाँ पर इस क्लास के मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 9, 10 और 11 नंबर। और ये तीनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा समझने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ज़रा इनको ध्यान से देखिए। एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। एक समारोह के लिए प्रत्येक लड़का लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया देता है तथा प्रत्येक लड़की लड़कों की संख्या के बराबर रुपया जुटाते हैं, और कुल धनराशि यहाँ से 1200 एकत्र हो जाती है। तो बताइए कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, ऐसा प्रश्न जब भी आता है जिसमें यह कहा जाता है कि लड़के लड़कियों की संख्या के बराबर और लड़कियां लड़कों की संख्या के बराबर, ऐसी कंडीशन में जितना भी रुपया इकट्ठा होता है उस रुपए में से आधा लड़कों ने दिया होता है और आधा लड़कियों ने दिया होता है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं सिद्ध करके बताता हूं। सपोज कीजिए कहीं पर 50 लड़के हैं और सिर्फ 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अगर हर लड़का लड़की की संख्या के बराबर रुपया देगा, यानी 50 लोग 2-2 रुपया इकट्ठा करेंगे तो कितना रुपया इकट्ठा हो जाएगा 100 रुपया। और अगर हर लड़की
लड़कों की संख्या के बराबर रुपया इकट्ठा करेगी तो भी देखिए कितना इकट्ठा हो जाएगा, 100 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से टोटल 200 रुपया होगा। कहने का मतलब यह है लड़के जितने भी होंगे, लड़कियां जितनी भी होंगी, एक दूसरे के गुणनफल के बराबर ही पैसा इकट्ठा करेंगे। 50 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो हर लड़का 2-2 रुपया इकट्ठा करेगा, 100 रुपया जमा हो जाएगा। हर लड़कियां 2 हैं, लड़के 50 हैं, हर लड़की 50-50 रुपये इकट्ठा करेगी, दोनों लड़कियां, तो जाकर के 100 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न को अब हम ओरल कर सकते थे अगर ये बात पता थी तो। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 3x लड़के हैं और 2x लड़कियां हैं, और ये दोनों मिलकर के, मतलब ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, तो चाहे इनको आप ये मान लो कि लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया या लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया, लेकिन रुपया कितना इकट्ठा हुआ होगा, 600 रुपया, क्योंकि 1200 रुपया तो टोटल हुआ है। 1200 में से आधा लड़कों का होगा, आधा लड़कियों का होगा। चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, मान लीजिए 2x ने 3x रुपया दिया, प्लस 3x लोगों ने 2x दिया, और बराबर से हो गया 1200। तो ये सब करने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर आपको सवाल की थीम समझ में आ गई है तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया। सर ने एक बार बताया था कि इस तरह से जब भी पैसा बढ़ता है तो आधा आधा इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यहां से आपका कितना हुआ, 600 हो जाएगा। तो 2 तिया 6x² बराबर 600, तो x² बराबर 100 और x बराबर कितना हो जाएगा, 10। पूछा गया है लड़कों की संख्या बताइए, और देखिए लड़कों एवं लड़कियों, यानी कि लड़कों की संख्या क्या है, 3x है, तो 3 गुणा 10 बराबर 30 लड़के यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। मतलब ये देखिए मैंने बताया आपको कि आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक है प्रश्न हुआ, इसलिए मैं लिखता हूं, वरना इन सवालों को लिखने की आवश्यकता तक नहीं है, आप ऐसे ही इनको कर सकते थे। देखिए अगला 10वां प्रश्न है, ये तो इससे भी आगे है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दिया है, कमरे में 120 व्यक्तियों में 3/5 अंश, 3/5 अंश महिलाएं हैं, मतलब 120 लोग हैं जिनमें से 3/5 जो है वो क्या है, महिलाएं हैं। तो 120 का जब 3/5 निकालेंगे तो 72 निकल करके आ जाएगा, 72 महिलाएं हैं। इसका मतलब हो गया कि 48 पुरुष होंगे। ठीक है भाई, 120 का 3/5 निकालोगे, 5 से काटोगे 24, 24 तिया 72 हो गया। तो फिर 120 का जब 3/5 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 2/5 होंगे। तो ये जो है आपका बन जाएगा 24 दूनी 48। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही लिख दिया है। और इसके आगे देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए आगे बोला है यदि 2/3 अंश व्यक्ति विवाहित हैं, मतलब पूरे कमरे में जितने लोग हैं, ये कमरा होगा या बड़ा हॉल, 120 लोग हैं, बहुत होते हैं, तो 120 लोगों में से 2/3 अंश व्यक्ति जो है वो विवाहित हैं। कितने विवाहित हैं, 2/3। तो अगर हम विवाहितों की बात करें तो 120 का 2/3 अगर हम निकालें तो यहां से निकल के आ जाएगा 80 लोग विवाहित। इसका मतलब 40 लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो अविवाहित होंगे। ठीक है, अब यहां पर जो आगे बात कही गई है बहुत एकदम ये समझ लीजिए दिमाग लगाने वाली बात है। कहा गया है अधिकतम महिलाओं की संख्या जो विवाहित हो सकती है कितनी होगी। देखिए अगर अधिकतम विवाहित महिलाएं आपको बतानी है, अधिकतम विवाहित, इसका मतलब कम से कम अविवाहित संख्याएं आप निकाल लो। ठीक है, और कम से कम महिलाएं अविवाहित तब होंगी जब आप सबके सब पुरुष को मान लो कि ये विवाहित है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 80 में से अगर हम ये मान लें कि 48 पुरुष हैं और ये सब के सब विवाहित हैं, क्योंकि हमें अधिकतम महिलाएं विवाहित बतानी है, इसका मतलब कम से कम अविवाहित महिलाएं होनी चाहिए। अगर अविवाहित महिलाएं कम से कम होनी चाहिए, इसका मतलब पुरुष ज्यादा से ज्यादा विवाहित होने चाहिए। ठीक है, तो अगर 48 में हम 48 पुरुष को ये मान लेते हैं कि ये लोग विवाहित हैं, तो इसका मतलब देखिए 80 में से अगर 48 पुरुष विवाहित हैं तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 32। इसका मतलब कम से कम 32 महिलाओं को तो जरूर विवाहित होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 80 लोग विवाहित हैं, 80 में से हमने मान लिया कि सबके सब पुरुष विवाहित हैं, तो भी 32 तो और लोग विवाहित होंगे जो कि महिलाएं होंगी। अगर 32 महिलाएं, 42 में से अगर 32 महिलाएं विवाहित हैं, अब
32 महिलाएं जो हैं अविवाहित हैं। नहीं, यहां पर देखिए ऐसा हुआ 80 विवाहित यहां पर लिखा था। टोटली उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि 2/3, ये तो ठीक है 2/3 हो गया, तो कमरे में अधिकतम महिलाओं की संख्या जो विवाहित होगी, तो अधिकतम विवाहित संख्या हमें बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए विवाहित लोग टोटल 80 थे, जिनमें से ये सब के सब महिलाओं की विवाहित संख्या हमें बतानी है। देखिए यहां पर जो विवाहित लिखा हुआ है इसकी जगह पर अविवाहित होगा। ठीक है, प्रश्न में अविवाहित है यहां पर। और देखिए अब इस प्रश्न को आप एक बार समझ लीजिए। कमरे में टोटल 120 लोग थे, जिनमें से 72 महिलाएं हैं, 48 पुरुष हैं, जबकि इन 120 में से टोटल 80 लोग विवाहित हैं। अगर 80 लोग विवाहित हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बतानी है अधिकतम महिलाओं की संख्या जो कि अविवाहित होगी। अगर महिलाओं की संख्या अविवाहित अधिकतम है, इसका मतलब विवाहितों की संख्या जो है वो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम महिलाएं विवाहित होने चाहिए। अगर महिलाएं कम विवाहित रखनी है तो फिर पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा विवाहित रखना पड़ेगा। तो 80 में से हमने मान लिया सब के सब पुरुष विवाहित हैं, तो इस तरह से आपका जो है 32 और बचेगा। मतलब 80 में से अगर 48 पुरुषों को हम विवाहित मान लें तो भी 32 महिलाओं को भी विवाहित रखना पड़ेगा, तभी तो 32 और 48 मिलकर के 80 लोग विवाहित हो पाएंगे। तो इसका मतलब 72 में से कम 32 लोगों को विवाहित होना पड़ेगा। तो 72 से 32 को विवाहित होना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम अविवाहित महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अच्छा प्रश्न था, चाहे तो आप एक बार इसे रिपीट कर लीजिएगा, आप समझ सकते हैं इसको। अगला हमारा एक सवाल है यहाँ पर 11 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न है, जल्दी से निपटाते हैं इसे। ये देखें 11वां प्रश्न है, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए। एक कोई भिन्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां देखिए हमने ऑप्शन ले लिए हैं 7/3, 2/7, ये देखिए हमने ऑप्शन लिए थे। देखिए अगर हम 2/3 को चेक करें, क्या कहा जा रहा है, एक भिन्न के अंश। अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला। हर कौन सा होता है, नीचे वाला। तो एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो देखिए इसका मान क्या बन जाएगा, ये 3/4 बनेगा। जबकि कहा गया है अगर जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहां से तो 2 बना नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम इसको चेक करेंगे, 3/2। अब देखिए यहां पर अगर एक जोड़ दें तो ये 4 बनेगा, यहां पर अगर एक जोड़ दिया तो ये 3 बनेगा। आंसर आपका यहां से भी नहीं बना। अब आपको और अगला चेक करना पड़ेगा, 7/3। ठीक है, तो देखिए इसमें एक जोड़ा और यहां पर भी एक जोड़ा, तो ये हो गया 8/4। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी एक कंडीशन और है कि अगर इनमें से एक घटाया जाए तो इसका मान 3 हो जाता है। जरा उस बात को भी चेक कर लेते हैं। एक एक घटाने पर ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है 7/3 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इन क्लासेस में मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि सारा जो चैप्टर है उसके हर तरह का प्रश्न यहाँ पर लगभग कवर हो चुका है। तो आप इनको कर लीजिए, और मैं देखता हूँ कि अगर इसकी ज़रूरत दूसरी किसी क्लास की पड़ती है या नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी, अगली क्लास, अगर यहाँ से मुझे कुछ नज़र नहीं आता है और कराने लायक, तो मैं अगला मिश्रण स्टार्ट कराऊंगा। और मिश्रण बहुत अच्छा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग पहले इसको करिए। अगर आप कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपको अगली क्लास इसी में अभी और रखनी है, मिसलेनियस और रखनी है, कुछ और पूछना है, आप कहीं पर अटक रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कुछ क्यूरीज आ रही हैं तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। मैं आपका अगला वीडियो इसी से संबंधित बना दूंगा। अदरवाइज़ हमें मिश्रण पर जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ तक तैयारी अपनी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।